गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, इस पर वीडियो बना रहा हूँ। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर होता क्या है? इसे हम लोग यूजेटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूजेटी, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको यूजेटी नाम देते हैं। ऐसे इसका फुल फॉर्म होता है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। काफ़ी हद तक इसको जानते भी होंगे, क्योंकि एग्जैक्टली कभी कभी ये पीछे के सेमेस्टरों में भी रहता है, कभी कभी आगे के सेमेस्टरों में भी रहता है। ये कॉमन टॉपिक है जो बहुत बार पढ़ने को मिलता है। यदि आप सिलेबस बदलते रहता है तो कभी कभी ये थर्ड सेमेस्टर में होगा, कभी फोर्थ में भी होगा। तो एग्जैक्टली अलग अलग जगहों पे इसका उपयोग होने के कारण बहुत जगह ये टॉपिक्स पढ़ने को मिलता है। चलिए टॉपिक पे बात करते हैं। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूनी मतलब वन होता है, जंक्शन मतलब एक जंक्शन मीन्स जंक्शन, एक जंक्शन वाला डिवाइस। ये एक सिंगल जंक्शन वाला सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसमें एक जंक्शन बनाया जाता है, एक जंक्शन होता है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल? 3 टर्मिनल। ध्यान देंगे, पहला ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस जिसमें एक जंक्शन है, 3 टर्मिनल है, 2 लेयर है। फिर से सुनिएगा, 3 टर्मिनल है, एक जंक्शन है, 2 लेयर है, और इसी को हम लोग नाम देते हैं यूनी जंक्शन। क्या नाम देते हैं? यूनी जंक्शन। तो आप बोलिएगा दिखाओ कैसा दिखता है। यस, मैं उसी को यहाँ पर लिखा हूँ और उसी को समझाने के लिए आपके सामने आया हूँ कि एक समझो कि कैसा होता है। द मेन वर्क ऑफ दिस यूजेटी इज टू ट्रिगर द SCR। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। इसका सबसे मुख्य काम होता है SCR को ट्रिगर करना। फिर दूसरा, ट्रिगर द ट्रायक को ट्रिगर करना। किसको? ट्रायक को ट्रिगर करना। SCR को ट्रिगर करना और ट्रायक को ट्रिगर करना। SCR को ट्रिगर करना और ट्रायक को ट्रिगर करना। दूसरा, इसका तीसरा काम होता है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में काम करवाना। इसमें रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, तो बहुत जगह इसका उपयोग आपको देखने को मिलेगा। मैंने ऐसे मुख्यतः 3 वर्क यहाँ पर दिखाए हैं SCR को ट्रिगर करने के लिए। ट्रिगर का मतलब बहुत अच्छे से आप जानते हैं, उस डिवाइस को ऑन करना। उस डिवाइस को ऑन करने के लिए दूसरे डिवाइस की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर यूजेटी CR को ट्रिगर करने के लिए, ऑन करने के लिए हेल्प करता है। उसी तरीके से ट्रायक को भी ट्रिगर करने की जरूरत पड़ती है और वो हेल्प लेता है यूजेटी से। उसी तरीके से एक और है, इसका नाम है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, जो हम लोग सॉटूथ वेव जनरेट करने के लिए उपयोग करते हैं। खैर, अपने अपने समय पे ये एप्लीकेशंस आएंगे और हमें उसके बारे में जानकारी भी मिलेगी। फिलहाल मैंने एप्लीकेशंस आपको दे दिए, ठीक है, कि यहाँ यूजेटी का प्रयोग होता है। कैसे, उस चैप्टर में जाने से पता चलेगा। फिलहाल हमें यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर पढ़ना है, मतलब इनके इंटरनल कंस्ट्रक्शन, इनके ऑपरेशंस को समझना है। तो चलिए, टू मेक यूजेटी वी टेक एन टाइप स्लैब माने टुकड़ा, एन टाइप स्लैब। मैं यहाँ पर एक एन टाइप स्लैब लूंगा। आप देख रहे हैं मैं एन टाइप स्लैब ले रहा हूँ। बिग साइज का एक एन टाइप स्लैब मैंने ले लिया। देख लीजिए, इस तरह का मैंने एन टाइप स्लैब आपके सामने रखा। बिग साइज का एक एन टाइप स्लैब। कैसा? एन टाइप, वो भी लाइटली डोप्ड होना चाहिए। साफ साफ लिखा है अंडरलाइन में, जैसे घेरा कर रहा हूं। आप इन सब बातों को समझें। लाइटली डोप्ड एक बारीक बात है, छोटी बात है, जिसको कि सभी स्टूडेंट इग्नोर करते हैं। इग्नोर नहीं करना है। ये एक लाइटली डोप्ड मटेरियल होना चाहिए। मतलब इसमें जो डोपिंग डेंसिटी आपकी होगी वो लाइटली डोप्ड होनी चाहिए। ओके, लाइटली डोप्ड होनी चाहिए। आइए, इन दोनों, इस बड़े से टर्मिनल में 2 टर्मिनल बाहर निकाले जाएंगे। यहां से एक टर्मिनल बाहर निकाला जाएगा और यहां से एक टर्मिनल बाहर निकाला जाएगा। एक टर्मिनल का नाम B2 बेस 2 टर्मिनल होगा, एक टर्मिनल का नाम बेस 1 टर्मिनल होगा। 2 टर्मिनल आपके पास दिख रहा है, एक का नाम बेस 1 और एक का नाम बेस 2 टर्मिनल। एक का नाम बेस 1 और एक का नाम बेस 2 टर्मिनल। 2 तरह के टर्मिनल यहां पर निकलेंगे, एक का नाम बेस 1 और एक का नाम बेस 2। बेस 1, यहाँ बेस 2 है, बेस 1 है, यानी इसमें 2 टर्मिनल निकलते हैं एन टाइप स्लैब में यहाँ से। तो इसमें आप पढ़ लेंगे तो वही बात लिखा होगा, 2 बेस टर्मिनल अटैच्ड ऑन बोथ एंड्स। दोनों एंड में 2 बेस टर्मिनल अटैच्ड होते हैं। ए पी टाइप इज ऑफ हेवीली डोप्ड मटेरियल। एक पी टाइप मटेरियल लेना है जो हेवीली डोप्ड होना चाहिए। कहाँ गया जी? हेवीली डोप्ड। कौन मटेरियल? पी टाइप मटेरियल लेंगे, उसकी डोपिंग डेंसिटी हेवीली होनी चाहिए। ये जो एन टाइप स्लैब लिए हैं, ये लाइटली डोप्ड का होना चाहिए। तो यहाँ पर हेवीली डोप्ड मटेरियल आप लेंगे, देख लीजिए। और अटैच्ड क्लोजर माने नजदीक, क्लोजर, इसको भी अंडरलाइन किया मैंने, क्लोजर टू बेस 2। बेस 2 ये लिया,
तो बेस 2 यहाँ लिया, तो मैं यहाँ पर एक दूसरा मटेरियल मैं अटैच कर रहा हूँ। इस मटेरियल का नाम है पी टाइप मटेरियल। अगर आप कहते कि सर मैं बी नीचे बेस 2 लेता, ऊपर बेस 1 लेता, तो ऊपर भी ठीक होता, लेकिन ये मटेरियल इसके नज़दीक लिखते, यानी कि जो पी टाइप मटेरियल होगा वो B2 टर्मिनल, जिधर भी आप लिखते हैं B1 या B2, तो B2 टर्मिनल के नज़दीक होगा। ध्यान से रखिएगा, B2 टर्मिनल के नज़दीक होगा। तो यहाँ पर मैंने पी टाइप मटेरियल लिया, B1 और B2 पी टाइप मटेरियल, और ये क्लोजर कर दिया मैंने B2 के नज़दीक, करेक्ट। और इसी P और N के कारण यहाँ पर एक जंक्शन का क्रिएशन होता है, यहाँ पर एक जंक्शन का क्रिएशन होता है। देखिए ये एक जंक्शन बनेगा, ऐसा बोल सकते हैं। जंक्शन कैसा भी आकृति का बना सकते हैं, ऐसा घबराने की बात है नहीं। इस तरह से जंक्शन, ये एक जंक्शन बनेगा। जंक्शन बन गया आपके सामने, यस सर जंक्शन तो बन गया, ठीक है। ये जंक्शन आपके सामने क्रिएट हो गया। ये यूनी जंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक जंक्शन है, इसमें 2 लेयर है, पी और एन, 2 लेयर के। और क्योंकि इसमें जो जंक्शन बनेगा, इस जंक्शन के इस मटेरियल के साथ एक टर्मिनल बाहर निकलेगा। इस टर्मिनल का नाम होगा इमीटर। क्या नाम होगा? इमीटर, ठीक है। तो मैंने लिखा होगा, ठीक है, फॉर्म है जंक्शन, दिस कंटेन ए इमीटर टर्मिनल। ये इमीटर टर्मिनल को कंटेन करता है, ठीक। काफी हद तक कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ये जो एन टाइप है, इसमें लाइटली डोप्ड मटेरियल पाए जाते हैं, ओके। ये लाइटली डोप्ड है, ये इसके अंदर होल्स पाए जाएंगे जो हेवीली डोप्ड होंगे। हेवीली डोप्ड होंगे बाबू, ये हेवीली डोप्ड हो गया, ये अंदर में लाइटली डोप्ड हो गया, ठीक। ये इसी को कंस्ट्रक्शन कहते हैं। ये हमारा यूजेटी का कंस्ट्रक्शन है। जब बनाया जाता है तो इसी को ध्यान में रख कर ही कंस्ट्रक्ट किया जाता है। आइए इसके सिंबल पे बात करते हैं। इसका जब सिंबल बनाइएगा तो कुछ सिंबल जेफेट से मिलता जुलता है। किससे? जेफेट। जेफेट तो सब लोग पढ़े हैं। जेफेट में क्या होता था? एकदम सीधा रेखा होता था और इसमें एरो मार्क अंदर की ओर होता था। याद आ रहा होगा? हाँ सर याद तो आ रहा है, लेकिन इसमें सीधा रेखा तो होगा, लेकिन क्योंकि मैंने अभी बताया कि इमीटर थोड़ा B2 के क्लोजर है, यानी ये B2 है और ये B1 है, तो B1 और B2 के क्लोजर जब होगा तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ऊपर से लेंगे, थोड़ा ऊपर, और उसके बाद इसको नीचे की ओर बीच में टच कराएंगे और एरो मार्क देंगे, ठीक है। यानी कि इस टर्मिनल से इधर से ऊपर की ओर लगाएंगे, B2 की तरफ है, और यह क्लोजर टू इसके नजदीक, मतलब इस डायरेक्शन में एरो मार्क देंगे। ये क्या बताता है एरो मार्क डायरेक्शन? वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये एरो मार्क डायरेक्शन बताता है, एरो मार्क डायरेक्शन बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट को। ये क्या चीज को इंडिकेट करता है? डायरेक्शन। ये इमीटर टर्मिनल हो गया, इमीटर से बेस 1 की तरफ जाएगा, ये इंडिकेट करता है, ठीक है। एरो इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ करंट को इंडिकेट करता है। जब बैटरी जोड़िएगा तब, अभी बैटरी जोड़े नहीं है तो मैं बैटरी जोड़ के डायरेक्शन ला के दिखाऊंगा। ये एरो मार्क इमीटर से बेस 1 की तरफ करंट फ्लो कराता है। इमीटर से बेस 1 की तरफ करंट फ्लो कराता है। इमीटर से बेस 1 की तरफ करंट फ्लो कराता है। ये आपका इस इधर वाले सेक्शन का पूरा कंटेंट आपको मैंने लिखा है और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने बताया। एक अच्छी बात, इस यूजेटी को हम लोग डीओ बेस डायोड भी कहते हैं। डीओ बेस डायोड, अगर डीओ नहीं बोलिएगा तो डबल बेस डायोड भी बोलिएगा। डबल बेस डायोड या डीओ बेस डायोड, डबल बेस डायोड या डीओ बेस डायोड, डबल बेस डायोड या डीओ बेस डायोड भी कहा जाता है। तो ये आपके पास हो गया, इसी को हम लोग यूनी जंक्शन का इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट। बाबू ऐसे है कि ये यूजेटी में हम बैटरी वगैरह जोड़ के तो समझाएंगे, लेकिन उससे समझाने में हम अंदर के कुछ प्रतिरोध का बदलाव बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि इसके इक्विवेलेंट सर्किट डिजाइन कर लिए। मतलब मान लिया कि उसमें ऐसा होता होगा और उसको उसके अकॉर्डिंग एक समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य यानी कि उसका इक्विवेलेंट सर्किट डिजाइन कर लिया। और इस इक्विवेलेंट सर्किट से उसने हम लोगों को समझाने की कोशिश की कि एग्जैक्टली यूजेटी वर्क कैसे करता है अंदर में। तो इसलिए इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट हमने यहाँ डिजाइन किया। एग्जैक्टली रेसिस्टेंस नहीं है, मतलब कोई मटेरियल का तो अपना इंटरनल रेसिस्टेंस होता ही है, मतलब उसके अंदर का प्रतिरोध। तो मैं उन्हीं के प्रतिरोधों को मैं यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट के रूप में इंडिकेट कर रहा हूँ, जिससे आपको ऑपरेशन समझ में आएगा। तो मैं आपको पहले बता दूं, ये जो बड़ा सा मटेरियल है, इस बड़े से मटेरियल में इतना जो डोपिंग डेंसिटी आपको दिख रहा है, ये डोपिंग डेंसिटी, इस डोपिंग डेंसिटी दिख रहा है, ये लाइटली डोप्ड है, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र को टोटल रेसिस्टेंस 2 भाग में बांटा गया है, RB2 और RB1।
भाई यहाँ से यहाँ तक जितना भी टोटल चार्ज कैरियर है इनके रेसिस्टेंस लिए गए और इनको दो भाग में बांटा गया Rb2 और Rb1। इस यहाँ से यहाँ तक के टोटल रेसिस्टेंस को कहा जाता है Rbb। याद रखिएगा क्या बोला जाता है, Rbb, बेस टू बेस रेसिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक जो रेसिस्टेंस होगा इसे हम लोग नाम देंगे Rbb। दैट मीन्स Rbb इज इक्वल टू Rb1 प्लस Rb2, बेस टू बेस रेसिस्टेंस नाम दिया जाता है, यानी यहाँ से यहाँ तक। ठीक, यहाँ पर ध्यान देंगे इन दो रेसिस्टेंसों का मान अलग अलग होता है। यस, अलग अलग होता है सर, क्योंकि यहाँ जो डेंसिटी होती है ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ एरिया कम है। अरे भाई इतना दूर जंक्शन बन गया ना जी, तो इतना यहाँ एरिया कम हुआ और यहाँ एरिया ज्यादा हुआ। इतना से नीचे वाला, यहाँ से नीचे का जो एरिया है वो बड़ा है और यहाँ पर थोड़ा एरिया कम है। इसका मतलब यहाँ जो रेसिस्टेंस होगा वो कम होगा। अरे डेंस हो गया, डेंस का मतलब होता है घना, मतलब यहाँ पर रेसिस्टेंस कम होगा और यहाँ रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी इन दोनों का रेसिस्टेंस की वैल्यू 60-40 होती है। 60-40 मतलब यहाँ से यहाँ Rbb है तो 40%, यानी कि जिसका जो भी इतना से इतना दूर का मान होगा उसका 40% इसके पास होगा और 60% इसके पास होगा। यानी यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, अगर अलग से ये 40% के आसपास होगा और ये वाला 60% के आसपास होगा। आपको समझने के लिए मैंने लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यानी 10 किलो ओम अगर मेरे पास एग्जांपल के रूप में लेता हूं कि यहां से यहां तक का पूरा प्रतिरोध 10 किलो ओम है, तो ये हो जाएगा 4 किलो ओम और ये हो जाएगा 6 किलो ओम। एकदम दिमाग में रख लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि 10 ही किलो ओम हो, 15 किलो भी हो सकता है, 12 किलो भी हो सकता है। वो रेसिस्टेंस जब बनता है उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं रेसिस्टेंस, तब पता चलता है। तो हम लोग को 4 किलो ओम 6 किलो ओम में बांट देना है, मैंने 60-40 में बांट देना है। 60-40, 40 ऊपर वाला क्योंकि यहाँ पर ज्यादा चार्ज कैरियर है, डेंस है, डेंस होने के कारण यहाँ पर प्रतिरोध कम होगा और यहाँ पर रेयरर है, कम चार्ज कैरियर है, इसलिए रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। चलिए, तो मैंने यूजेटी बनाया। ये जो बनाया ये पीएन जंक्शन डायोड है, क्योंकि ये पी और एन है तो एक पीएन जंक्शन डायोड बनेगा, इसलिए पीएन जंक्शन डायोड को मैंने अलग से निकाला और इस टर्मिनल का नाम हो गया इमीटर। क्या नाम हो गया? इमीटर। ऊपर बेस 2, इसका नाम बेस 1। जिधर इमिट डायोड होगा उधर ही बेस 2 टर्मिनल होगा। यहाँ तक तो सर ठीक ठाक आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। मैं धीरे धीरे एक एक करके हर पॉइंट को देख करके समझते हुए आपको समझा रहा हूँ। आपको कहीं परेशानी होगी देन आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, यहाँ ध्यान से सुनेंगे। अब इसमें हम लोग सप्लाई देने वाले हैं, बिना सप्लाई दिए काम होगा नहीं, इसलिए सबसे पहला जो सप्लाई हम लोग यहाँ देते हैं वो यहाँ एक बैटरी जोड़ते हैं। देख लीजिए, एक बैटरी मैं जोड़ने जा रहा हूँ। बैटरी नीचे में माइनस और ऊपर में प्लस देंगे। इस बैटरी का नाम होगा VBB। क्या नाम बोला मैंने? बेस टू बेस वोल्टेज। दो बेस के बीच का वोल्टेज यहाँ VBB दिया जाता है, बेस टू बेस वोल्टेज VBB। क्या नाम देते हैं इसको? VBB, बेस टू बेस वोल्टेज। अब जब बेस टू बेस वोल्टेज आप इसको दे दिए तो इस बेस टू बेस वोल्टेज में ये दोनों में बंटवारा भी होगा, एकदम बंटवारा होगा, ठीक। क्योंकि अभी इधर आप कनेक्शन नहीं किए हैं तो ये दोनों श्रेणी क्रम होगा। आप बोलेंगे हाँ श्रेणी क्रम होगा, एकदम श्रेणी क्रम होगा, ठीक है। अब यहाँ जो सप्लाई निकालेंगे VBB मैंने दे दिया। इस VBB सप्लाई के बाद हम लोग यहाँ पर का वोल्टेज निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि VBB सप्लाई देने के बाद यहाँ पर कैसे ऑपरेट होगा इसको देखेंगे। क्योंकि ये वाला अभी डायोड ओपन सर्किट है, डायोड ओपन सर्किट है तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा सर। इसका मतलब ये दोनों श्रेणी क्रम है। सही बात है, श्रेणी क्रम है। हमें यहाँ का सप्लाई वोल्टेज निकालना है, मतलब इस नोड का वोल्टेज निकालना है, इस नोड का वोल्टेज, खासकर इसके बीच का वोल्टेज हमें चाहिए। इसका कारण है क्योंकि मैं अभी यहाँ सप्लाई लगाने वाला हूँ, जब ऑपरेशन पढ़ाऊंगा तो, और इन्हीं के बीच में सारा काम होगा, तो हमें Rb1 के बीच का सप्लाई चाहिए। एक बच्चे अभी हम जब निकालेंगे Rb1 तो आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि Rb2 का क्यों नहीं निकालिएगा। तो Rb2 का जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि Rb2 से हमारे करंट का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि डायोड के जंक्शन टूटेंगे। अभी जंक्शन में इसमें फॉरवर्ड बैच में जोड़ेंगे तो इसके जंक्शन भी टूटेंगे, जंक्शन टूटने के कारण यहाँ करंट आएगा, तो हम इसके वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी, इसके अक्रॉस वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी, इसके अक्रॉस वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी, तो हमें यहाँ का वोल्टेज चाहिए। इसीलिए यहाँ का वोल्टेज निकालना है हमें Rb1 के अक्रॉस, यानी ऐसा लिख सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस Rb1, यानी Rb1 के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो यहाँ Rb1 के अक्रॉस जो वोल्टेज कैलकुलेट करना है इसका कैसे निकलता है, तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं आप। कौन सा रूल? वोल्टेज डिवीजन रूल। बहुत अच्छे से आपको वोल्टेज डिवीजन रूल आता है, जिसके अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है, यानी कि ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं VRb1 बराबर, ठीक है, जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है
उसका रेसिस्टेंस, जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है उसका रेसिस्टेंस RB1 बटा टोटल रेसिस्टेंस, दोनों को जोड़ दीजिए, RB1 प्लस RB2 इनटू सप्लाई वोल्टेज जो होता है वो लिखेंगे, दैट्स नेम इज VBB। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको अच्छे से याद कर जाओ। ठीक है, याद नहीं कर जाओ, निकालने का तरीका सीख जाओ। ठीक है, इसका उपयोग बहुत करने वाले हैं। ठीक, कुछ देर बाद इतना को देखो, ये देख रहे हो RB1 बटा RB1 प्लस RB2, इसको एक स्पेशल सिंबल से डिनोट करेंगे। इस स्पेशल सिंबल का नाम है ईटा। क्या नाम है? ईटा। और यहाँ जो VB है, VBB है, VBB लिखेंगे, यानी VRB1। ठीक है, VRB1 का दूसरा मान होगा ईटा VBB। अब आप पूछेंगे ये ईटा कौन होता है सर, ये ईटा है क्या? ठीक है, ईटा को हम लोग यहाँ नाम देंगे इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो ईटा। ठीक है, इसका नाम है इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो, इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो। ठीक है, इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो। ठीक, यानी यहाँ इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो का मान ईटा को क्या बोल रहे हैं, देखिए ईटा बराबर, ईटा कितना के बराबर हो गया था आपके पास, देखिए तो RB1 बटा में RB1 प्लस RB2, इसी को तो आप इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो बोलते हैं। सही है, इसी को आप इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो बोलते हैं। RB1 प्लस RB2, यहाँ ध्यान देंगे, ये जो आपके पास है इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ तभी होगा ये इमीटर करंट 0 पे होता है। ध्यान रखेंगे, I बराबर 0, इमीटर करंट 0 होगा, उसी समय ये मान निकाला जाता है। ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपने इमीटर में कोई सप्लाई वोल्टेज अभी तक नहीं दिया है, इमीटर में कोई सप्लाई वोल्टेज नहीं दिया है, तभी आप ये रेशियो निकाल पा रहे हैं। इसलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, I का मान 0 रखेंगे। दूसरा बात, क्योंकि अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि RB1 और RB2 मेरे पास दो रेसिस्टेंस हैं, इसका मान 40% है, इसका मान 60% है, माने 10 किलो ओम होगा तो 6 किलो ओम, 4 किलो ओम। तो बेसिक बात है, अगर इसको उसी एग्जांपल से लेके चले तो 60/100 होगा, तो काटिएगा तो 0.6। इसका जो वैल्यू होता है, इसकी वैल्यू लगभग 0.58 से लिया जाता है, 0.8 तक लिया जाता है। एक आइडियल वैल्यू इसका जो होता है वो 0.5 से 0.8 तक अच्छा माना जाता है। इससे बोला जाता है कि चलो इतना अगर इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो का वैल्यू होगा तो हम लोग अच्छा यूजेटी मानेंगे, वो ट्रिगर करने के लिए या फिर आगे ऑपरेट करने के लिए अच्छी डिवाइस होगी। ठीक, तो आपने एक बेसिक जानकारी अभी आपने यूजेटी का रखा, यूजेटी में यहाँ तक आए। अब है सर कि इसमें बैटरी तो जोड़ चुके हैं, यहाँ का सप्लाई वोल्टेज भी निकाल चुके हैं, मतलब इस नोड का वोल्टेज कितना आ चुका है, इस नोड का वोल्टेज आ चुका है ईटा VBB, आया है ना जी? यस सर, इस नोड का वोल्टेज ईटा VBB आ चुका है। अब हमें इमीटर में सप्लाई देना है और ये देखना है कि ये कैसे वर्क करता है। तो इतना छोटा सा जगह में नहीं पॉसिबल है, इसलिए आप इसको पहले कॉपी करें। ये आपका कॉपी, अगर इसको कॉपी में हो जाए तो फिर इसके बाद हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल पे जाएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट वीडियो होगा, हम लोग सेकेंड वीडियो में वर्किंग प्रिंसिपल को देखेंगे। चलिए, थैंक यू।